इसके पहले वाले लेक्चर में नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा था। नेचुरल रिसोर्स की सारी घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो है हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से जो मेजर नेचुरल रिसोर्सेस है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें से पहला है लैंड रिसोर्सेस। भूमि संरक्षण या मृदा संरक्षण। लैंड रिसोर्सेस या मृदा संरक्षण। अब हम लोगों को पता है कि हमारी जो भूमि है या ज़मीन है, इसी के ऊपर सारे जीवन यापन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अर्थात भूमि का या मृदा का अध्ययन अपनी विज्ञान की जिस भाषा में किया जाए, जिस ब्रांच में किया जाता है या जिस शाखा में किया जाता है, उसे मृदा विज्ञान या पैलियोलॉजी कहते हैं। मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान या पैलियोलॉजी कहते हैं। अब मृदा जो है ये पूरी ज़मीन मृदा भूमि कहलाएगी, लेकिन इसके ऊपर की जो परत है वो परत जो है उपजाऊ होती है। मृदा में मुख्य दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। उनमें से पहला है खनिज तत्व। खनिज तत्व एवं सेकंड है ह्यूमस या जैव तत्व। जैव तत्व या इसी को अपन ह्यूमस भी कहेंगे। ह्यूमस, ये दोनों तत्व जो है मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। अर्थात मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, उपजाऊ बनाए रखने के लिए ये दोनों तत्व मृदा में होना या भूमि की ऊपरी परत में होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना भूमि में या पेड़ पौधों का विकास नहीं होगा या जो किसान लोग हैं वो अपनी फसल को प्रचुर मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाएंगे। अब मृदा के साथ जो है इसका हमारे दैनिक जीवन में मृदा जो सोर्स है ये हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृदा से ही हमारे जो फूड साइकिल है या भोजन श्रृंखला है वो चलती है। मृदा से भोजन का निर्माण होगा, फसलें लगेगी, भोजन बनेगा और उसी के ऊपर सारे सृष्टि का जीवन यापन होता है। अर्थात मृदा चक्र जो है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब भारतीय मिट्टियों की मतलब हमारे देश की जो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की मृदा है, लेकिन हम लोग अपने देश के बारे में पता करेंगे कि हमारे जो भारत की जो मिट्टी है, इन मिट्टियों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आ रही है या उसके कारण उसकी उर्वरा शक्ति जो है कम होते जा रही है। उसमें से पहली समस्या है भूमि अपरदन की समस्या। सॉइल इरोजन, भूमि अपरदन की समस्या। अब भूमि अपरदन यानी क्या कि जो हमारी ज़मीन की या मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वह मिट्टी जो है कट जाती है, हट जाती है, निकल जाती है, उसी को मृदा अपरदन
या भूमि अपरदन कहा जाता है। अब भूमि का अपरदन किन कारणों से होता है, ये समस्या क्यों उत्पन्न होती है, उसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण जो रीज़न है वो है जल का कटाव। जल द्वारा भूमि का कटाव, यानी क्या कि जब अतिवृष्टि होती है, बहुत अधिक बारिश होती है, तो ऐसे समय में बाढ़ के पानी से जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहकर चली जाती है, निकल जाती है, हट जाती है। इसी को भूमि अपरदन या मृदा कटाव कहेंगे। इसके कारण क्या है कि सारी उर्वरा शक्ति बह जाएगी और भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो कमज़ोर हो जाएगी। सेकंड महत्वपूर्ण रीज़न है वह है वायु द्वारा। वायु द्वारा यानी क्या कि जब आंधी तूफान आते हैं या हवा तेज़ रफ्तार से चलती है, तो ऐसे समय में भूमि की जो ऊपरी परत है, मिट्टी है या जो उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी है, उस मिट्टी को ये उड़ा कर ले जाती है या उड़ा देती है। इसके कारण क्या है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो कट जाती है या वो उड़ जाती है, इससे उसकी उर्वरा शक्ति में कमी आ जाती है। तो ये भूमि अपरदन मुख्यतः ये दो कारणों से होता है। इसके अन्य रीज़न भी है, बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन जिस तरह से पशुचारण वगैरह होता है उससे भी भूमि का अपरदन होता है, या मनुष्य की जो बहुत सारी गतिविधियाँ है, दैनिक गतिविधियाँ, उसके कारण भी भूमि का अपरदन होता है। सेकंड समस्या है उर्वरता ह्रास की समस्या। अब उर्वरता ह्रास की समस्या यानी क्या कि हमारी जो भूमि है, इस भूमि में बहुत सारे ऐसे उर्वरक तत्व पाए जाते हैं जो भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं। जैसे इसके पहले अपन ने देखा कि खनिज तत्व और जैव तत्व। खनिज तत्व में जितने भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो क्लोरीन, ये सारे जो पोषक तत्व है जो भूमि की या मिट्टी की उर्वरता के लिए आवश्यक होते हैं, और ये सारे तत्व जो है रिसाइकलिंग के द्वारा, एक चक्रण के द्वारा जीवों के शरीर में फूड श्रृंखला से या भोजन श्रृंखला के द्वारा पहुंचते हैं। उनसे एक चेन चलती है, एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को खाना, इस तरह से भोजन श्रृंखला से अंत में उनके शरीर में जो पोषक तत्व संचित हो जाते हैं उनका विघटन होता है, अपघटन होता है, और अपघटन होने के बाद फिर से ये तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। अर्थात वही तत्व पुनः मिट्टी में मिलना, ये जीवों के शरीर से, पेड़ पौधों के शरीर से मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी को अपन जैव तत्व भी कहेंगे। अर्थात जीवों के द्वारा जो तत्व मिट्टी में मिलाए जाते हैं उन्हें जैव तत्व, और खनिज पदार्थ जो भूमि में पहले से स्थित होते हैं उनको खनिज तत्व कहा जाता है। अर्थात इसमें सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये मुख्य 3 खनिज तत्व होते हैं, जिसे NPK नाम से भी जानते हैं। NPK, सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस, ये NPK के नाम से भी जाना जाता है। फास्फोरस और पोटास, सोडियम, फास्फोरस और पोटास, NPK। ज़्यादातर किसान आज अपनी उपज बढ़ाने के लिए इन तत्वों का प्रयोग कर रहा है। इससे क्या होता है कि ये एक रासायनिक तत्व हमारे शरीर के लिए, पेड़ पौधों के श्रृंखला के लिए या जीवन यापन के लिए, सभी के लिए ये घातक होते जा रहे हैं। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास होते जा रहा है। ह्रास होना मतलब कमी आना, यानी कि उसकी क्षमता, उपजाऊ क्षमता जो है कमज़ोर होते जा रही है। इस तरह से इन पदार्थों की जो कमी आ रही है, एक नेचुरल तरीके से यदि हम लोग रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद या अन्य खादों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हरी खाद, जैविक खाद, अलग अलग प्रकार की खादें हैं,
रासायनिक खाद को छोड़कर, तो उससे ये भूमि में ये सारे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो सकते हैं। लेकिन रासायनिक तरीके से ये खाद जो है भोजन श्रृंखला के माध्यम से जीवों के शरीर में पहुंचकर उनको नुकसान पहुंचा रही है। इसके बाद क्षारीय एवं अम्लीय भूमि की समस्या। क्षारीय एवं अम्लीय बेसिडिक एंड एसिडिक। जैसे आप लोगों ने किसी न किसी समय आपको बताया गया होगा कि अम्ल और क्षार, जिसे अपन पीएच स्केल्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नाप सकते हैं। अर्थात जिस किसी पदार्थ का द्रव का जो पीएच है, पीएच जो है ये 7 हो तो उसे न्यूट्रल माना जाता है, उदासीन कहते हैं। लेकिन जैसे ही उसका पीएच 7 से कम होता है तो उसको एसिडिक कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। और जब पीएच 7 से अधिक हो जाता है तो उसको बेसिडिक यानी कि क्षारीय कहते हैं। अर्थात भूमि में जल के कारण या भूमि में जो गहराई से जल को बाहर निकालकर सिंचाई की जाती है, तो भूमि के अंदर स्थित क्षार जो है आज मृदा में मिल रहा है, जिससे उसकी एसिडिटी और बेसिडिक, एसिडिक मीडियम और बेसिडिक मीडियम, ये दोनों में परिवर्तन आ गया है। और दोनों में परिवर्तन आने से भूमि की उर्वरा शक्ति जो है कम होते जा रही है। अर्थात अम्लीय भूमि और क्षारीय भूमि जो है उपजाऊ कम होते जाते हैं, या उपजाऊ कम मतलब अनाज का उत्पादन या खाद्य पदार्थों का उत्पादन कम देती है, कम होता है। अगली समस्या है दलदली या कास्य भूमि की समस्या। दलदली या कास्य भूमि की समस्या। अब दलदली यानी क्या कि जहाँ पर पानी अधिक मात्रा में होता है, स्थित होता है, और उस दलदल के कारण या पानी के कारण उस मिट्टी का उपयोग सिंचाई के उपजाऊ के लिए नहीं किया जा सकता। अर्थात इस समस्या के कारण वहाँ पर भोजन का या अनाज का या कृषि का कार्य नहीं किया जा सकता। अर्थात इस समस्या से वहाँ पर वो मिट्टी जो है उपजाऊ का उपयोग में नहीं आती है। उसके बाद 5वीं समस्या है मरुस्थली विस्तार। मरुस्थल जिसे रेगिस्तान या डिज़र्ट लैंड भी कहेंगे। तो रेगिस्तान में क्या है कि जो सारी उपजाऊ मिट्टी है वो उड़ जाती है, चली गई है, और बालू का निर्माण हो जाता है, और इस तरह की मिट्टी में उर्वरा शक्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। अर्थात मरुस्थल भूमि का विस्तार होते जा रहा है, और इस भूमि के कारण वहाँ पर पेड़ पौधे या फसल का निर्माण, फसल उत्पादन की प्रक्रिया, जो कृषि की जो प्रक्रिया है वह समाप्त होती जा रही है। अर्थात हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को समाप्त करने वाली ये 5 समस्या है, जिसके कारण हमारे ज़मीन की या मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होते जा रही है। इसके बाद अब मृदा संसाधन संरक्षण, यानी कि जो मृदा संसाधन है उसका संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए। मृदा संसाधन संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेस।
कंजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेस। अभी हम लोगों ने जो समस्या देखी, उस समस्या का निवारण किस तरह से करना चाहिए ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसका निवारण करने के लिए सबसे पहला जो उपाय है वह है वृक्षारोपण। व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण। प्लांटेशन। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके, प्लांटेशन करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं ये अधिक प्रकाश को रोकते हैं, वायु की गति को रोकते हैं, बाढ़ का जो कटाव है, बारिश का जो कटाव है जिससे भूमि उर्वरा शक्ति बहकर चली जाती है, उन सभी को रोकने का कार्य पेड़ पौधे करते हैं। अर्थात सबसे पहला जो रीज़न है, महत्वपूर्ण जो घटक है वह है प्लांटेशन। जितना अधिक प्लांटेशन रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, उतनी अधिक मृदा की उर्वरा शक्ति बनी हुई रहेगी और उपजाऊ शक्ति बनी हुई रहेगी, जिससे अधिक से अधिक फसल का उत्पादन हो सकता है। सेकंड है व्यवस्थित पशुचारण। एनिमल ग्रेजिंग। पशुचारण व्यवस्थित का मतलब है कि इस तरह से जो खुली भूमि होती है, यदि उन खुली भूमि के ऊपर पशुचारण होता है तो पशुओं के चारण से क्या है कि वहाँ की जो भूमि है, पशुओं के जो मल मूत्र है, इसके द्वारा वो उपजाऊ होते जाती है और एक श्रृंखला के माध्यम से बार बार यदि वहाँ पर पशु का चारण होते रहा तो वहाँ पर पोषक तत्वों की प्रचुरता बढ़ जाती है और उसके कारण भी भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण होता है या मृदा का संरक्षण होता है, यानी कि उसका कटाव भी नहीं होगा और उसमें उपस्थित सारे पोषक तत्व जो है संचित हो जाएंगे। थर्ड जो है बांध निर्माण। बांध निर्माण, डैम फॉर्मेशन बाय डैम। जितने अधिक संख्या में बांधों का निर्माण होगा, डैम बनाए जाएंगे, इससे क्या होगा कि बाढ़ों का खतरा नहीं रहेगा, भूमि का कटाव नहीं हो पाएगा और जो भी उपजाऊ मिट्टी है वह वहीं पर रुकी रहेगी और उन बांधों से ज़मीन में पानी की प्रचुर मात्रा बनी रहेगी और सारे प्लांटेशन अधिक मात्रा में होंगे, पेड़ पौधों की संख्या उपलब्ध होगी। इस तरह से मृदा का संरक्षण किया जा सकता है या एक उसका समाधान हो सकता है। और इसके और अलग अलग उपयोग है बांधों से। फिलहाल तो हम लोग मृदा संसाधन के संरक्षण के लिए बांधों का निर्माण भी होना काफ़ी आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेड का निर्माण। मेड को आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। मेड यानी क्या कि जो किसान लोग होते हैं या जो भूमि होती है, भूमि की एक निश्चित किसान की जो ज़मीन है कि भाई इस व्यक्ति के पास इतनी भूमि है, तो उसकी एक बॉर्डर बनाई जाती है, एक सीमा होती है और उस सीमा का जो है उस सीमा पर थोड़ा सा भाग ऊंचा कर दिया जाता है ताकि उस खेत की जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, पानी में बहकर नहीं जाए और यदि पानी का बहाव होता भी है तो धीमे हो जाए, जिससे मृदा का कटाव नहीं होगा। इस तरह की जो संरचना है उसी को मेड कहा जाता है। जो बॉर्डर बनाई जाती है उसे मेड कहते हैं। और उस मेड के निर्माण से भूमि का जो कटाव है रुक जाता है, अर्थात उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है। इस तरह से हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। और पांचवा जो है ढाल के आर पार जुताई।
अब ढाल के आर पार की जुताई का मतलब यह है कि जो भूमि नीचे ऊपर होती है, ऐसी भूमि को जब किसान के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है तो उस भूमि को आर पार जुताई नहीं करना चाहिए। उसकी सीढ़ी नुमा खेती बनाकर यदि जुताई करते हैं, उसका उपयोग किया जाता है तो उससे अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, अर्थात उसमें उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। लेकिन आर पार जुताई करने से क्या होगा कि पानी के द्वारा जो उसके पोषक तत्व है वह बहकर चले जाएंगे और उसका संरक्षण नहीं हो पाएगा, अर्थात जुताई नहीं करना चाहिए, जिससे हमें मृदा की सुरक्षा हो सके, संरक्षण हो सके। और छठवां उपाय है उर्वरक एवं खादों का उचित उपयोग। उर्वरक एवं खादों का उचित उपयोग। फर्टिलाइजर, यूजेस ऑफ फर्टिलाइज़र। अब उचित उपयोग का मतलब है कि फर्टिलाइज़र्स का उचित मात्रा में उपयोग होना चाहिए। जैसे हमारे भारत देश की यदि हम बात करते हैं तो भारत देश की जो ज़मीन है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी बहुत अधिक मात्रा में है, अर्थात नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए किसान लोग जो हैं यूरिया जैसे रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। और वह जो रासायनिक खाद है ये भूमि को नुकसान पहुंचाता है, उसकी मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। इसके एवज में यदि अन्य जो प्रकार के खाद है, जैविक खाद है, गोबर खाद है, हरी खाद है, या कचरा वगैरह के निर्माण के बाद जो खाद बनती है, इस तरह की खाद का प्रयोग यदि किया जाए तो उससे उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी और उसको प्रचुर मात्रा में पोषण मिलेगा या अधिक से अधिक फसल का उत्पादन हो पाएगा। इस तरह की ये जो उपाय है, ये उपाय जो है भूमि मृदा के संसाधन को संरक्षित करने के लिए किए जा सकते हैं या अपनाए जाते हैं, अपनाना चाहिए ताकि मृदा संरक्षित हो सके और अधिक से अधिक उत्पादन दे सके। इस तरह से हमारे जो मेजर रिसोर्स में था लैंड रिसोर्स यानी कि भूमि रिसोर्स या मृदा रिसोर्स, इसकी कारण ये जो हमने इसके पहले समस्याएं देखे, समस्याओं का उपाय या समाधान देखा कि किस तरह से उसको संरक्षित करना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगला जो हमारे सिलेबस के हिसाब से जो अगला जो रिसोर्स है वो है वाटर रिसोर्स। जल संसाधन। वाटर रिसोर्स। अब जल संसाधन या वाटर रिसोर्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर, भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लगभग 70 से 71% पानी है और केवल 29-30% जो है भूमि है, शेष मिट्टी जो ज़मीन पाई जाती है। लेकिन इस 70 से या 71% जो पानी है, जल है, वह जल अलग अलग भागों में बांटा हुआ है या अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है जल के जो प्रमुख स्रोत कहलाते हैं, प्रमुख स्रोत
मेन सोर्सेस ऑफ वाटर। मेन सोर्सेस ऑफ वाटर। अब जल के जो प्रमुख स्रोत है वह है जितने भी नदियाँ हैं, नदियाँ, झरने, तालाब, बांध, कुआं वगैरह, ये सारे जल के स्रोत कहलाते हैं। इन्हीं से जो है हमें पीने योग्य जल प्राप्त होता है, अर्थात ये जल के स्रोत कहलाते हैं। अब पानी का उपयोग, जल ही जीवन है, इसका उपयोग तो व्यापक है, लेकिन जीवन के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये जो है हमारे शरीर में मुख्य विलायक का कार्य करता है। विलायक, या जिसको अपन सोलुबल कहेंगे। पानी, जितने भी सजीव है पृथ्वी के ऊपर, जितने भी जीव जंतु है, जितनी भी वनस्पतियां हैं, उन सभी वनस्पतियों में ये मुख्य विलायक के रूप में, घोलक के रूप में या सोलुबल के रूप में फंक्शन करता है, कार्य करता है, क्योंकि सारे पोषक तत्व जो है इसी में घुलकर, मुख्य विलायक का मतलब है कि जितने भी ध्रुवीय पदार्थ हैं, ध्रुवीय पदार्थ का मीनिंग ये है कि जिन पदार्थों का निर्माण पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर हुआ है, दो विपरीत आयनों के मिलने से हुआ है, वे सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है पदार्थ जो है पानी में घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं। इसका रीज़न यही है कि पानी का जो सूत्र है वो है H2O, ठीक है। इसमें से जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव आयन वाला होता है और ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिव आयन वाला है, ऋणात्मक होता है। ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है। और जितने भी आयनिक पदार्थ हैं, ध्रुवीय पदार्थ हैं, वे इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों के कारण पानी में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। इसीलिए पानी को मुख्य विलायक या सोलुबल कहते हैं। और ये सारे जीवों के शरीर में सारे पोषक तत्व, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बन, इन सारे पोषक तत्वों को अपने अंदर मिलाकर उसके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात पानी जो है मुख्य विलायक के रूप में कार्य करता है। इसके साथ साथ ये मृदा में जो पोषक तत्व है उसको बनाए रखते हैं, क्योंकि मृदा में जितने भी खाद है, लकड़ी, कचरा जो भी है, पत्तियाँ, ये सड़ जाती है, गल जाती है और उसके अंदर जो पोषक तत्व है संचित हो जाते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है, मतलब सूक्ष्म बैक्टीरिया के द्वारा उनका विघटन होता है और उसमें सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। अर्थात उसकी रिसाइकलिंग, पोषक तत्वों की रिसाइकलिंग के लिए भी पानी आवश्यक होता है। इसके साथ साथ पानी जो है सिंचाई के लिए, डैम बनाकर बिजली उत्पादन के लिए और ऊर्जा निर्माण के लिए भी पानी का व्यापक स्तर पर अलग अलग परियोजनाओं के द्वारा, अलग अलग परियोजनाएं चल रही, उसके द्वारा इस वाटर के द्वारा या पानी का उपयोग करके विभिन्न तरीके से इसका उपयोग किया जा रहा है। अगला, यदि हम देखते हैं जो पानी है या जल है, ये मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह धरातलीय जल, और सेकंड जो है भूमिगत जल। भूमिगत जल, धरातलीय जल यानी क्या कि जो धरातल पर बड़े बड़े डैम के रूप में या नदी, झरने, तालाब भूमि की सतह पर पाया जाता हो, ऐसे जल को धरातलीय जल कहते हैं। ये धरातलीय जल जैसे नदी बहती है उसका उपयोग होता है, तालाब, डैम में जब तक पानी है उसका उपयोग होता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये जल जो है एक सूख सकते हैं या नष्ट हो सकते हैं। लेकिन जो भूमिगत जल होता है, यानी कि ज़मीन के अंदर जो जल होता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। और इस भूमिगत जल, इस जल का
भी प्रयोग किसान लोग विभिन्न एक्टिविटी के लिए, ऊर्जा निर्माण के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के लिए या अन्य संसाधनों के लिए हम इस जल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो भूमिगत जल है इसे कुएं के माध्यम से या नलकूप के माध्यम से इस जल को ऊपर निकालकर इससे भी सिंचाई की जाती है या कृषि की जाती है, उत्पादन बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से ये भूमिगत जल का प्रयोग किसान लोग करते हैं। अब ये तो हो गए जल संसाधन। ये जितने भी जल संसाधन हैं इनको लेकर जो समस्याएं हैं, भूमि की जो जल संसाधन की जो समस्या है, जल संसाधन की समस्या है। प्रॉब्लम ऑफ वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस पहली समस्या है वर्षा का कम होना। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर अल्प वर्षा होती है या बहुत कम बारिश होती है। अब जहाँ पर बारिश कम होती है तो वहाँ पर पानी के जलाशय जो होते हैं वो उनमें बहुत कम मात्रा में जल पाया जाता है या उपलब्ध हो पाता है। उससे भी पानी की कमी होने के कारण वहाँ पर प्लांटेशन नहीं हो पाएगा या फिर कृषि जैसी जो उत्पादन है, फसल जो निर्माण है, लगाना है, वो सारी समस्या वहाँ पर बनी रहेगी। अर्थात कृषि वहाँ पर उचित मात्रा में नहीं कर पाएंगे। इसके कारण ये समस्याएं जो है जल के संसाधन के लिए बनी रहेगी। सेकंड जो है, दूसरी जो समस्या है वो है शुद्ध पेयजल का अभाव। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर पेयजल की समस्या बनी हुई है, क्योंकि बड़े बड़े नगर, महानगर, बड़े बड़े शहर जो हैं, जितनी भी महान नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उनके किनारे पर बसे हुए हैं और उन नगरों से निकलने वाला सारा हानिकारक जल, अपशिष्ट पदार्थ, फैक्ट्रियों से निकलने वाला हानिकारक जल, ये सारा जो है नदियों में या जलाशयों में छोड़ दिया जा रहा है, जिसके कारण जल प्रदूषण एक व्यापक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई। और उस समस्या के कारण जो पीने योग्य जल है या पेयजल है उसकी समस्या बनी हुई है, क्योंकि पेयजल जो है मुख्यतः हमें इन जल स्रोतों से ही प्राप्त होते हैं और इन जल स्रोतों में इन पदार्थों के मिलने से अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अर्थात ये समस्या बनी हुई रहेगी। अर्थात शुद्ध जल जो है हमें पीने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। अर्थात इसके लिए जो है हमें इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। सेकंड जो समस्या है जल का दुरुपयोग। बैड यूजेस ऑफ या मिस यूजेस ऑफ वाटर, यानी क्या कि पानी का जो दुरुपयोग है, हमें एक एक बूंद को संचित करके रखना चाहिए। पानी हमारे लिए जीवन है। अर्थात पानी का यदि हम उचित प्रबंधन नहीं करें, जैसे बारिश का पानी आता है तो उसको अड़ा कर, रोक कर ज़मीन में गड़ाना चाहिए या रोकना चाहिए ताकि वो ज़मीन में जा सके और उसका उपयोग हम लोग कर सके, हो सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर पानी बहकर चला जाता है, निकल जाता है, या जहाँ पर हमें आवश्यक नहीं है वहाँ पर भी हम पानी का मिसयूज करते रहते हैं, दुरुपयोग करते रहते हैं। इसके कारण जो है वाटर सोल्यूबल जल रिसोर्स की जो समस्या है वह बढ़ रही है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो अब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर प्लांटेशन कम है या बहुत ढलान वाली ज़मीन होती है, तो वहाँ पर जब बारिश होती है तो बारिश का सारा पानी बहकर
बाढ़ के रूप में वहाँ एक बहुत भयानक रूप ले लेता है और ऐसे क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से ये पानी जो है अपने साथ बहुत सारे जो उपजाऊ मिट्टी को भी ले जाएगा, उसके साथ साथ वहाँ की जो आवासीय परिस्थितियाँ हैं उनको भी ये नुकसान पहुँचाता है। इस तरह की समस्या जो है जल संसाधन की बनी हुई है। और जल प्रदूषण, जल प्रदूषण जिससे अपन वाटर पोल्यूशन भी कहेंगे। अब जल प्रदूषण के बहुत सारे अलग अलग रीज़न हैं जिसके कारण जल प्रदूषित होता है। जैसे अभी अपन ने देखा कि जितने भी महान नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उन नदियों के किनारों पर बड़े बड़े शहर बसे हुए, उन शहरों से निकलने वाला गंदा पानी जो है पानी को प्रदूषित करता है। इसी के साथ साथ उन बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ है, कंपनी है, महानगर है, इनसे निकलने वाले हानिकारक तत्व जो है इस तरह के जलाशय में मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं। इसके साथ साथ जो किसान की अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ है, एक्टिविटीज़ है, जैसे आप लोगों को पता है कि किसान लोग क्या है कि अपने खेतों में बहुत अधिक पैमाने पर रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। और जब बारिश होती है तो ऐसे समय में यह रासायनिक खाद उस बारिश में मिलकर, उस पानी में मिलकर बहते हुए जलाशय में जाकर जल में मिल जाती है और जल को प्रदूषित करती है। इसके साथ साथ किसान लोग जो है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड अपनी फसलों को कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए इस तरह के हानिकारक रसायनों का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का और इंसेक्टिसाइड का। ये हानिकारक जो रसायन है ये भी वर्षा के जल में घुलकर जलाशयों में जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। इसके साथ साथ अनेक प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनके द्वारा भी ये जल प्रदूषित होता है। जैसे मवेशियों को नहलाना, जो जलाशय उनके किनारे पर जाकर शौच करना, जलों में मवेशी को नहलाना, जलाशयों के पास ही कपड़े वगैरह धोना, इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, इन गतिविधियों के कारण जल प्रदूषित होता है। और प्रदूषित जल के कारण अनेक प्रकार की जो डिसीज़ है, बीमारी है, रोग है, ये मनुष्य को या पशुओं को होते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और सूखाग्रस्त क्षेत्र, सूखाग्रस्त क्षेत्र, सूखाग्रस्त क्षेत्र का मतलब है कि जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती और वहाँ पर बारिश न होने के कारण उस क्षेत्र में पानी की अत्यंत कमी होती है और अत्यंत कमी होने के कारण वो जो क्षेत्र है सूखाग्रस्त रहता है। और ये जो मुख्य 6 समस्याएं हैं ये जल संसाधन के प्रभाव को या जल संसाधन को प्रभावित करती है। अर्थात ये 6 की 6 समस्याओं का निवारण यदि किया जाए तो एक उचित तरीके से जल का उपयोग किया जा सकता है। जैसे वर्षा का कम होना, जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर वर्षा के पानी को रोक कर आड़ा कर गड़ाया जाए तो वहाँ की जल की समस्या दूर हो सकती है। शुद्ध पेयजल का अभाव, यदि शुद्ध पेयजल हमें चाहिए तो जो जलाशय है वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ हैं वो न हो, जिससे हमें शुद्ध जल प्राप्त हो सके। जल का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में प्लांटेशन करके या कुछ डैम वगैरह बना के इस तरह के क्षेत्र को या बाढ़ को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जल प्रदूषण को रोकने की बहुत सारी विधियां हैं। यदि ये सारी एक्टिविटीज़, रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मवेशियों को नहीं नहलाया जाए, कपड़े नहीं, तो ये सारी जो गतिविधियाँ यदि रोक दी जाए तो जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। और जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर यदि प्लांटेशन किया जाए तो वहाँ पर भी बारिश हो सकती है। इस तरह की एक्टिविटीज़ के कारण जल की समस्या जो बनी हुई है उसको रोका जा सकता है। अगला जो संसाधन है, वो है ऊर्जा संसाधन।